नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक रुद्रा भूमि आयस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के 3 क्लासेस कर चुके हैं। 3 क्लासेस में हमने देख चुका है कि कितना पैसा किस चीज़ के लिए ग्रांट जारी किया गया है। कुल 20 लाख करोड़ रुपये जारी किए जाने थे। इसमें से 7 लाख करोड़ रुपया पहले ही जारी किया जा चुका था RBI के द्वारा। बाकी बचे जो आपके पास 13 लाख करोड़ रुपए थे, उसी को जारी करना था। जिसमें 3 क्लासेस में हमने देखा कि 3 किस्तों में कितने पैसे जारी किए। एक बार उनका क्विक रिवीजन करते हैं। फिर आज हम देखेंगे अपने भारत अभियान पार्ट का 4 देखेंगे। उसमें देखेंगे क्या सरकार ने रणनीतियां बनाई है आगे चीज़ों को लेकर के। तो जो पहला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि कुल जो है 6 लाख करोड़ रुपए की योजना जारी की गई थी। और पहले पार्ट में हमने देखा कि 6 लाख करोड़ में से कुल 9 योजनाएं को फोकस किया गया था। जैसे पहला था उसमें सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, जिसको MSME बोलते हैं। दूसरा आपका है NBFC, नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियां थी, उनके लिए प्रावधान किया गया था। तीसरा आपका टैक्स संबंधी प्रावधान किए गए थे। चौथा भविष्य निधि में दरें घटाई गई थी। पांचवा जो था वो निर्माण संबंधी रेरा को लेकर के कुछ कानून को लेकर के बात की गई थी। छठा जो था वो डिस्काम कंपनियों यानी कि बिजली वितरण कंपनियों को लेकर के प्रावधान किए गए थे। सातवां जो था वो PM केयर फंड को लेकर किया गया था। आठवीं बात लोकल से वोकल को की गई थी। और नवीं बात जो थी वो विवाद से समाधान को लेकर की गई थी। हमारी जितनी भी पिछले लेक्चर्स हैं उनको आप हमारे यूट्यूब चैनल विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ में जाके देख सकते हैं। उनको मैं वहाँ पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ मैं केवल उनका इंट्रोडक्शन देकर निकलूंगा। दूसरी जो क्लास हमारी हुई थी उस क्लास में हमने देखा था कि 3.16 यानी कि 3.16 लाख करोड़ रुपए दूसरी किस्त जारी की गई थी वित्त मंत्रालय के द्वारा। और इसमें कुल 9 योजनाओं को फोकस किया गया था, जिसको कैटेगराइज किया गया था कुल 4 पार्ट में। पहले पार्ट में प्रवासी श्रमिक थी, जिससे संबंधित कुल 3 योजनाओं की बात की गई थी। दूसरे पार्ट में मुद्रा योजना थी, जिससे संबंधित कुल 2 योजनाओं की बात की गई थी। तीसरे पार्ट में छोटे एवं सीमांत किसान थे, जिनको संबंधित कुल जो है 2 योजनाओं की बात की गई थी। एक योजना जो थी वो मध्यम वर्ग हेतु आवास के निर्माण को लेकर के थी। दूसरी जो एक सिंगल योजना थी जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार को लेकर के थी। इसी तरह हमने तीसरे पार्ट में देखा था कि कुल 1.63 यानी कि 1.63 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए थे। और वहां कुल 8 योजनाओं को फोकस किया गया था, जिसमें आपका कृषि से संबंधित प्रावधान किए गए थे, पशुपालन से संबंधित प्रावधान किए गए थे, डेयरी संबंधित प्रावधान किए गए थे, मत्स्य संबंधी प्रावधान किए गए थे, और आपका खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित प्रावधान किए गए थे। औषधि खेती को लेकर के कुछ प्रावधान किए गए थे। शहद उत्पादन को लेकर प्रावधान किए गए थे। और ऑपरेशन ग्रीन को लेकर के प्रावधान किए गए थे। इस प्रकार हमने देखा था कि जो तीसरा हमारी क्लास था, जो तीसरी किस्त थी 1.63 लाख करोड़ रुपए की, उसमें कुल 8 योजनाओं को फोकस किया गया था। और इन 8 योजनाओं को लेकर के कुल 11 प्रकार के उपाय बताए गए थे। इन 11 प्रकार के उपायों में से 8 जो उपाय थे, इन 8 सेक्टरों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को लेकर बात की गई थी। और 3 जो योजनाएं थी वो प्रशासनिक सुधार को लेकर के बात की गई थी। तीसरे क्लास के हम क्विक रिवीजन एक बार करेंगे कि कृषि क्षेत्र में जो सुधार किए गए थे। पहला किया गया कि APMC एक्ट के तहत सुधार किया गया। APMC एक्ट के तहत क्या होता था कि जो यह एक प्रकार के राज्य मंडी कानून है। इसके तहत जो किसान है वो निश्चित दर पे और निश्चित मंडियों में अनाज को बेचने के लिए प्रतिबद्ध थे या बाध्य थे। इसकी बाध्यता को दूर करते हुए अब APMC की जगह यानी कि राज्य मंडी की जगह एक केंद्रीय कानून बनाया जाएगा। केंद्रीय मंडी को प्राथमिकता दी जाएगी, वहां चीजों को किया जाएगा। दूसरा ये किया गया था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कुछ जो विषय थे, कुछ जो वस्तुएं थी, उनको प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया था। और प्रतिबंधित सूची में शामिल करने का मतलब ये होता है कि उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो रेट है, उनका जो बिकने का क्राइटेरिया है, उसमें निवेश के क्षेत्र को सीमित किया गया था। निजी क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा खुले हुए नहीं थे, तो इन क्षेत्रों को भी खोला गया है। इन क्षेत्रों में जो प्रतिबंधित वस्तुएं थी उनका दायरा बढ़ाया गया है, उनका दायरा सीमित किया गया। प्रतिबंधित वस्तुओं को दायरे से कुछ वस्तुओं से अनाज हैं, दालें हैं, तेल है, इनको बाहर किया गया है। मतलब अब ये निवेश के लिए खुलेंगे, इसमें निवेश के क्षेत्र का विस्तार होगा। तीसरी बात की गई थी कि कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के विकास को लेकर के 1 लाख करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त कोष बनाया जाना है। इसी प्रकार पशुपालन के क्षेत्र में 2 योजनाएं चलाई गई। पहली थी कि जो पशुओं में मुंहपका, खुरपका रोगों से उनका टीकाकरण को रोकने के लिए एक टीकाकरण योजना चलाई गई थी और उसका संचालन किया गया है। इसको लेकर के कुल 13,343 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।
इसी तरह आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिए पशुपालन क्षेत्र में भी 15,000 करोड़ रुपए आपको दिए गए हैं। मत्स्य क्षेत्र को लेकर के 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें 9,000 करोड़ रुपए जो थे वो आपके आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर किए गए थे, और 1,100 करोड़ रुपए जो था उसका प्रावधान था कि इसके तहत समुद्री कृषि और एक्वाकल्चर खेती को प्रमोशन दिया जाएगा, और इसमें जो मछुआरे हैं उनके नौका वगैरह को जो बीमा करने का भी प्रावधान किया गया था। तीसरा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को लोकल से वोकल और वोकल से ग्लोबलाइज, यानी कि लोकल का खरीदना, उस लोकल को प्रचार करना और प्रचार के माध्यम से इस लोकल के प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज बना देना और लोकल प्रोडक्ट की मांग को ग्लोबल स्तर पर ला देना, ताकि लोकल जो है वो ग्लोबल बन जाए। इसको लेकर के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार को लेकर के कुल 10,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। दूसरा था औषधि क्षेत्र के लिए कुल 4,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। उसमें यह कहा गया है कि गंगा के किनारे किनारे 25 लाख हेक्टेयर भूमि में औषधि की खेती की जाएगी। इसी प्रकार शहद निर्माण को लेकर के भी 500 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इसमें बहुत सारी योजनाएं थी, महिलाओं को लेकर के थी, आधारभूत ढांचे को विकास को लेकर के थी। इसी प्रकार जो ऑपरेशन ग्रीन है उसमें भी कुछ प्रावधान किए गए थे। ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार किया गया था और अब टॉप से टोटल तक की संकल्पना लाई गई। टॉप का मतलब होता है टोमेटो, अनियन और पोटैटो, यानी आलू, टमाटर और प्याज को ऑपरेशन ग्रीन में शामिल किया गया था। उनको कुछ रियायतें दी गई थी, उनका प्रोडक्शन करने के लिए कुछ छूट दी गई थी, कुछ सब्सिडियां प्रोवाइड करवाई गई थी। अब इस दायरे को फलों और सब्जियों तक विस्तारित कर दिया गया है। अब इसका दायरा बढ़ गया है, अर्थात अब ऑपरेशन ग्रीन के तहत जो भी सुविधाएं पहले टॉप को मिलती थी अब सभी को मिलेंगी। इस प्रकार हमने तीसरी क्लास में पूरी तरीके से ये चीजों को हमने देखा था कि कैसे क्या हुआ था। आज हम अपनी चौथी क्लास देखेंगे और देखेंगे चौथी किस्त में किन किन प्रावधानों की बात की गई है। तो आइए पढ़ते हैं अपनी चौथी क्लास की। चलिए आज हम देखते हैं, बढ़ते हैं अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान पार्ट 4 की तरफ। आज हम देखेंगे कि वित्त मंत्रालय के द्वारा किन क्षेत्रों पर कौन कौन सी घोषणाएं की गई। तो आज वित्त मंत्रालय के द्वारा कुल 2 प्रकार के उपाय किए गए। पहले घोषणाओं में उन्होंने कुछ नीतिगत प्रावधानों को बताया कि हम आत्मनिर्भर भारत को लेकर के कैसे नीतिगत उपाय किए जाएंगे, क्या नीतियां बनाई जाएंगी, उन नीतियों की रणनीति क्या होगी, इस पर बात की गई। दूसरा घोषणा कुछ प्रावधानों को लेकर की गई, हम एक एक करके देखेंगे। तो जो नीतिगत उपाय है इसके तहत एक ढांचा बनाया गया और इस ढांचे के माध्यम से यह लक्ष्य रखा गया कि आत्मनिर्भर भारत को लिए जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं या चलाई जा रही हैं, या आत्मनिर्भर भारत को लेकर के जो भी काम किए जाने हैं उनका नीतिगत स्तर पर कैसे संचालन होगा, इसको लेकर के भी रणनीतियां उन्होंने साफ किया। तो पहली बात यह की गई कि सचिवों के अधिकार प्राप्त, ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप इसको देखिएगा कि किसका अधिकार प्राप्त समूह बनाया गया है। तो सचिव के अधिकार प्राप्त समूहों के माध्यम से जल्द निवेश की स्वीकृति दी जाएगी। तो निवेश की जो स्वीकृति है उसके लिए जो समिति बनी है या जो संगठन बनेगा, जो बॉडी बनेगी, वो बॉडी सचिव स्तर के अधिकारियों के समूहों को लेकर के बनाई गई है और उसको देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि जो भी योजनाएं हैं, जो भी काम होने हैं वो राज्य स्तर पे होने हैं, राज्य के आत्मनिर्भरता के आधार पर उसको काम किए जाने हैं। तो इस प्रकार जो निवेश योग्य परियोजनाएं हैं उनको तैयार करने और निवेशकों तथा केंद्र राज्य सरकारों के बीच समन्वय के लिए हर मंत्रालय में परियोजना विकास इकाई का गठन किया जाएगा। परियोजना विकास इकाई का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। तो हमने देखा बॉडी बनेगी, वो बॉडी सचिव स्तर के अधिकारियों को लेकर के बनाई जाएगी। दूसरा हमने देखा कि निवेशक, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय को स्थापित करने को लेकर के एक और बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम है परियोजना विकास इकाई। परियोजना विकास इकाई बनाई जाएगी हर मंत्रालय पे। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में निवेशकों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में समन्वय स्थापित करने के लिए परियोजना इकाई को गठन किया जाना है। तीसरा इसमें जो नीतिगत उपाय में बात की गई है वह यह की गई है कि नए निवेशों के लिए निवेश आकर्षित करने से प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए राज्यों को रैंकिंग तैयार किया जाएगा। चौथी बात की गई है कि नए चैंपियन की अग्रणी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सोलर पीवी निर्माण, उन्नत सोलर बैटरी स्टोरेज आदि क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। तो मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम एक बॉडी बनाएंगे जो बॉडी इसका निरीक्षण करेगी। वो बॉडी कैसी होगी? वो बॉडी संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को लेकर के होगी। अब बॉडी बन गई, अब उस बॉडी के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निवेशकों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए हर मंत्रालय में एक परियोजना इकाई बनाई जाएगी। अब परियोजना इकाई भी बन गई, निवेशक और राज्य सरकार में समन्वय भी हो गया।
अब निवेश को आकर्षित करने की बात आई तो निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य स्तर पे प्रतिस्पर्धी संघवाद को अपनाते हुए प्रतिस्पर्धा के स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माहौल के तहत रैंकिंग दी जाएगी और इस रैंकिंग में उच्च रैंकिंग प्राप्त करने वाले जो नए क्षेत्रक हैं, उच्च रैंकिंग प्राप्त करने वाले जो नए प्रकार के राज्य, नए प्रकार के चैंपियन उभर के सामने आएंगे, जिनको अग्रणी क्षेत्रों का चैंपियन का नाम दिया गया है, उनके विकास को, उनके परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। इस प्रकार 4 स्तरीय नीतिगत उपाय किए गए हैं, जिसको हमने अभी देखा। अब हम देखेंगे कि नीतिगत उपाय के बाद जो दूसरी घोषणा है वो कुछ प्रावधानों को लेकर के है। दूसरी घोषणा के तहत आप देखेंगे कुल 11 उपाय किए गए हैं। दूसरी घोषणा के तहत कुल जो है 11 उपायों की बात की गई है। इन 11 उपायों को कुल 8 सेक्टरों में फोकस किया गया है। तो जो फोकस एरिया है चौथे किस्त का, वो फोकस एरिया में कुल 8 सेक्टर शामिल हैं और इन 8 सेक्टरों को देश के कंपनियों के लिए खोलने के लिए विशेष कदम उठाए जाना इसमें सुनिश्चित किया गया है। तो ये 8 सेक्टर आप देखेंगे जो हैं वो बहुत ही आधारभूत ढांचे से संबंधित और बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर हैं। 8 आप देखेंगे, कोयला और खनन क्षेत्र, दूसरा खनिज क्षेत्र, तीसरा रक्षा उत्पादन क्षेत्र, चौथा नागरिक उड्डयन क्षेत्र, 5वां बिजली क्षेत्र, 6ठा सामाजिक ढांचा निर्माण क्षेत्र, 7वां अंतरिक्ष ऊर्जा क्षेत्र और 8वां आणविक ऊर्जा क्षेत्र। तो इन 8 क्षेत्रों को फोकस करते हुए चौथे किस्त में कुल 11 योजनाएं बनाई गई हैं और 11 योजनाओं के द्वारा इन 8 क्षेत्रों को देसी कंपनियों के लिए खोलने का, निजी सेक्टरों के लिए खोलने का यहाँ प्रावधान किया गया है। तो इनको हम एक एक करके आगे देखेंगे। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं 8 सेक्टरों में। पहला सेक्टर है कोयला तथा अन्य खनन क्षेत्र। कोयला एक कार्बनिक ठोस पदार्थ है जिसमें कार्बन की मात्रा होती है और इसका निर्माण लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व जो हमारे जीवाश्म ईंधन है, या आप ये कह सकते हैं जो वन है, जो लकड़ी है, इनके जमीन के नीचे दबने से उच्च ताप के आधार पर इनका निर्माण होता है। कोयले की जो प्राप्ति है वो औषधि प्रकार के चट्टानों में की होती है। कार्बन की उपलब्धता के आधार पर आप देखेंगे कोयला जो है कुल 4 प्रकार का होता है। पहला एंथ्रेसाइट कोयला होता है जिसमें लगभग 94 से 98% कार्बन पाया जाता है और ये उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। दूसरा आपका देखेंगे बिटुमिन्स कोयला होता है जिसमें 78 से 86% के करीब आपका कोयला कार्बन पाया जाता है। तीसरा आपका लिग्नाइट है जिसमें 28 से 30% के करीब कोयला कार्बन पाया जाता है और चौथा पीट है जिसमें 27% के करीब कार्बन पाया जाता है। ये सबसे खराब कोयला माना जाता है। कोयले की उपलब्धता के आधार पर आपने देखा कि 4 प्रकार के कार्बन की उपलब्धता क्या काटोगे। चलिए आज हम देखते हैं अपना एक एक सेक्टर। पहला है कोयला तथा अन्य खनन क्षेत्र। कोयला हम सब जानते हैं जो एक जीवाश्म ईंधन है, कार्बन की उपस्थिति जिसमें पाई जाती है, तो कार्बन के ठोस रूप को आप कोयला बोलते हैं। कोयले में कार्बन की उपस्थिति के आधार पर कुछ 4 प्रकार के पार्टों में इसको विभाजित किया जाता है। पहला है एंथ्रेसाइट जिसमें लगभग 94 से 98% तक कार्बन पाया जाता है और ये उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। दूसरा आपका है बिटुमिन्स जिसमें लगभग 74 से 86% तक कार्बन पाया जाता है। तीसरा आपका है लिग्नाइट जिसमें 28 से 30% तक कोयला पाया जाता है और चौथा आपका है पीट जिसमें लगभग 27% तक कोयला पाया जाता है। कोयला उत्पादन के मामले में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहले पे चाइना, दूसरे पे यूएसए हैं और कोयला खदानों के मामले में भारत 5वें स्तर पर सबसे बड़ा है। भारत में जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं वो आपका देखेंगे औषधि प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। तो आप औषधि प्रकार के चट्टानों को आप जगह में पढ़े होंगे कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो आप देखेंगे झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में आपके कोयला पाए जाते हैं। तो कोयला खदानों को लेकर के जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों में जो सुधार किया गया है उनको लेकर के आज हम देखेंगे। तो हमने देखा है कि कोयला खनन क्षेत्र से संबंधित कुल 3 प्रकार के प्रावधान अपने चौथी किस्त में वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो 3 उपायों में जो पहला किया गया है, कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की पेशकश। वाणिज्यिक खनन का मतलब होता है निजी सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा और इस आधार पर अब यहाँ जो ये क्षेत्र है वो अपने देसी कंपनियों के निजी क्षेत्रों के लिए खोला जाएगा। इसमें भी कुल मिलाकर के 4 उपाय किए गए हैं। सरकार कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की पेशकश के माध्यम से इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देगी। इसको लेकर के कुल 4 प्रकार के इन्होंने उपाय बताए हैं। पहला है, अभी तक जो था, जो कोयला कंपनियां थी
उनको खाद्यान्नों का आवंटन इस शर्त पे होता था कि वो उस खाद्यान्न का इस्तेमाल स्वयं के लिए कर सकते हैं, उसको ना तो किसी को बेच सकते हैं, ना तो किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। सरकार के द्वारा अब कोयला खादानों के आवंटन से जुड़ी जो ये सबसे बड़ी बाधा थी, इसको समाप्त कर दी गई है। अब कोई भी कंपनी नीलामी प्रक्रिया के जरिए खाद्यान्न प्राप्त करेगी या उससे निकाले गए कोयले की बिक्री भी अपनी मर्जी के हिसाब कर सकती है। पहले ये प्रावधान नहीं था। पहले वो खाद्यान्नों को एक टन के हिसाब से पैसा पेमेंट करते थे और उसको अपने इस्तेमाल के लिए उपयोग कर सकते थे। अपने इस्तेमाल के उपयोग के लिए ही खाद्यान्नों का उनको अलॉटमेंट होता था। लेकिन अब इस प्रक्रिया में चेंज कर दिया गया। कोई भी कंपनी, भारत के निजी सेक्टर की कोई भी कंपनी नीलामी प्रक्रिया के द्वारा खाद्यान्न प्राप्त करेगी और उससे निकलने वाले कोयले को अपनी मर्जी के हिसाब से बेच भी सकेगी। मतलब क्या है कि अब जो निजी सेक्टर है, निजी क्षेत्र को प्रति टन निर्धारित शुल्क की जगह पर, जो पहले प्रति टन निर्धारित शुल्क की जगह पर उनका आवंटन होता था, उसकी जगह पे अब राजस्व में सरकार की हिस्सेदारी के आधार पर कोयले के वाणिज्यिक उत्खनन का लाइसेंस जारी किया गया है। इससे कोई भी पक्ष कोयला ब्लॉक के लिए बोली लगा सकता है और खुले बाजार में बिक्री कर सकता है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा, इस फायदा ये होगा कि जो कोयला क्षेत्र में निवेश को या कोयला क्षेत्र में जो धन की कमी है, कोयला क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी की कमी है, यह कमी दूर होगी और निजी क्षेत्र को इस क्षेत्र में अपना हाथ फैलाने के मौका मिलने से निवेश की प्राप्ति तो होगी। एक प्रतिस्पर्धी जो वातावरण है उसका निर्माण होगा और इसका फायदा उपभोक्ताओं से लेकर के सभी को होगा और भारत एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए उसके पास एक साधन मुहैया होगा। दूसरा क्या किया गया कि प्रवेश नियमों को लचीला बनाया गया है। प्रवेश नियमों को लचीला बनाने के प्रकार में यह किया गया है कि अब कुल 500 खनन ब्लॉकों को निजी सेक्टर के लिए हेतु खोला जाएगा। उसमें अभी तत्काल रूप से 50 को खोला गया है। कुल 500 को खोला जाना है, लेकिन अभी तत्काल रूप से 50 को निजी सेक्टरों के लिए खोल दिया गया है और इसके लिए किसी भी पात्रता की शर्त नहीं होगी। एक सीमा के साथ अग्रिम भुगतान केवल किया जाएगा। अर्थात अब कोई भी कंपनी कोयला ब्लॉक खरीद सकती है, उसे बेच सकती है। इसके लिए कोई योग्यता संबंधी बाध्यता नहीं रखी गई है। तीसरी बात क्या किया गया है कि पूरी तरह से अन्वेषित कोयला ब्लॉकों की नीलामी के पिछले प्रावधान की तुलना में आंशिक रूप से अन्वेषित ब्लॉकों के लिए अन्वेषण सह उत्पादन व्यवस्था लागू होगी। इससे निजी क्षेत्र को अन्वेषण में भाग लेने का मौका भी मिलेगा। पहले क्या होता था कि पूरी संपूर्ण से आपको खाद्यान्न अलॉट की जाती थी, जिसके तहत आप पूरा उसका निष्कर्षण, अन्वेषण सब कुछ आपको करना था। लेकिन अब आंशिक अन्वेषण के रूप में भी कंपनियों को शामिल किया जाएगा निजी क्षेत्र को। इससे क्या होगा कि जो निजी क्षेत्र है उनको अन्वेषण में भी भाग लेने में सहायता प्राप्त होगी, मौका मिलेगा। तीसरा यह है कि तय समय से पहले उत्पादन के लिए राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है, अभी तक पहले व्यवस्था क्या थी कि प्रति टन के हिसाब से भुगतान करिए और आपको खाद्यान्न का अलॉटमेंट होगा। अब क्या हो गया है कि सरकार को उस आपका जो राजस्व प्राप्त होगा उसमें सरकार को आपको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर खाद्यान्नों का आवंटन होगा। लेकिन सरकार ने इसमें भी कुछ छूट दिया है। सरकार के द्वारा इसमें छूट ये दी गई है कि तय समय से कंपनियां उत्पादन कर सके, इसके लिए राजस्व हिस्सेदारी में भी छूट का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा जो कोयला उत्पादन का पहला सेक्टर है, पहले सेक्टर में कोयले क्षेत्र के वाणिज्यिक खनन को खोलने के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रावधान किए हैं। अब हम देखेंगे इसका दूसरा सेक्टर। दूसरे सेक्टर में सरकार ने क्या किया है कि कोयले के क्षेत्र में विविध अवसरों को उन्होंने बढ़ाया है। इसके तहत कुल 2 उपाय किए हैं। पहला उपाय यह है कि कोयला ब्लॉकों से निकलने वाली गैस, जिसको कोल बेड मीथेन भी कहते हैं, को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। अर्थात राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम से कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय प्रभाव भी काफी कम हो जाएगा और इससे भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था का रुख करने में मदद मिलेगी। तो कोयला क्षेत्र के विविध अवसरों का कोयला क्षेत्र में तो हमने देखा कि कोयला क्षेत्र में विविध अवसरों के सृजन के क्रम में पहला काम ये किया गया कि कोयले से जो निकलने वाली गैस है उसको लेकर के कुछ बात की गई और उसमें कहा गया कि उसको कैसे बढ़ावा दिया जाएगा। तो राजस्व साझेदारी के आधार पर छूट दी जाएगी कंपनियों को कि उसका कोल बेड मीथेन को निकाल करके उनका प्रसंस्करण करके वो गैस आधारित अर्थव्यवस्था में भारत को परिवर्तित करने में मदद करें। कोल बेड मीथेन किसे कहते हैं आप ये जानिए। मीथेन आप जानते हैं एक जीवाश्म ईंधनी गैस है, कार्बन का पार्टिकल्स में पाया जाता है, कार्बन हाइड्रोजन का समरूप है वो। तो
कोल बेड मीथेन एक प्राकृतिक रूप से कोयले के खदानों, जिनको संस्तर बोलते हैं या जिनको आप बेड बोलते हैं, कोयले के खदान के या कोयले के जो संस्तर होते हैं उनको आप बेड बोलते हैं। तो कोयले के संस्तरों में कोयले के अणुओं के बीच दबी हुई जो मीथेन गैस है उसी को कोल बेड मीथेन कहते हैं। इसी प्रकार आप एक नाम और सुने होंगे, मीथेन हाइड्रेट। मीथेन हाइड्रेट का मतलब होता है समुद्र के नीचे जल के अणुओं के बीच छुपे हुए जो मीथेन होते हैं उनको बोलते हैं मीथेन हाइड्रेट। तो कोयले के अणुओं के बीच छुपे हुए जो या कोयले के अणुओं के बीच जो फंसे हुए मीथेन है उसको हम कोल बेड मीथेन बोलते हैं। दूसरा जो विविध अवसर के क्षेत्र में काम किया गया वो यह किया गया कि CIL कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से वर्ष 2023 से 24 तक 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन करने के लिए आवश्यक ढांचागत सुविधा लगाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का भी ऐलान किया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो कोयले से संबंधित दूसरा प्रावधान था कि कोयला क्षेत्र में विविध अवसर, उसमें क्या किया गया, कोयले के गैसीकरण और द्रवीकरण को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन दिया गया। दूसरा क्या किया गया कि इस सेक्टर में आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर के 50,000 करोड़ रुपए का निवेश कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य ये रखा गया है कि इसके द्वारा 2023 से लेकर के 24 के बीच में कुल 100 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हमें करना है। तीसरा जो क्षेत्र उपाय है कोयले संबंधित वो है कोयला क्षेत्र में उदारवादी व्यवस्था को अपनाया जाना। तो कोयले का जो कोयले संबंधित जो तीसरा प्रावधान था वो क्या था, कोयले के क्षेत्र में उदारवादी व्यवस्था को अपनाया जाना। इसमें भी कुल 3 उपाय किए गए। पहला क्या है, जो हमने अभी देखा, कोल बेड मीथेन निष्कर्षण के अधिकारों की कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला खानों से नीलामी की जाएगी। दूसरा क्या है, खनन योजना सरलीकरण जैसे कारोबार करने में सुगमता जैसे उपाय किए जाएंगे। इससे वार्षिक उत्पादन में स्वतः 40% की वृद्धि की जाएगी। तीसरा क्या किया गया, CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड के उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक शर्तों में रियायत दी गई। गैर बिजली उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए नीलामी में आरक्षित मूल्य में कमी, ऋण की शर्तों में ढील और उठान की अवधि को बढ़ावा दिया गया है। तो इस प्रकार 3 उदारवादी उपायों की बात की गई है। पहली उदारवादी उपाय क्या है, कोल बेड मीथेन निष्कर्षण के अधिकारों की कोल इंडिया लिमिटेड के साथ नीलामी की जाएगी। दूसरा क्या है, खनन योजना का सरलीकरण किया जाएगा। तीसरा क्या है कि CIL के उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक शर्तों के साथ कुछ रियायत दी जाएगी। इस प्रकार हमने देखा जो पहला सेक्टर था कि कोयले को लेकर के क्या प्रावधान किए गए। अब हम दूसरे सेक्टर की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे खनिज क्षेत्र में किस प्रकार के प्रावधानों की बात की गई है। चलिए अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्षेत्र जो है खनिज क्षेत्र। खनिज किसे कहते हैं, जो खान से निकाला गया हो खनिज कहते हैं, खान से प्राप्त किया गया जो भौतिक पदार्थ हो खनिज कहलाता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि खानों से खोद कर निकाले गए भौतिक पदार्थ जो क्रिस्टलीय हों तथा जो भौगोलिक परिस्थितियों के द्वारा निर्मित हुए हों उनको हम बोलते हैं खनिज। आप बहुत सारे खनिज का नाम जानते हैं, लोहा है, बॉक्साइड है, नमक है, जस्ता है, चूना है, ये सब लोहे खनिजों के ही प्रकार हैं। तो खनिज को क्षेत्र को लेकर के भी कुल 2 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। पहला है खनिज क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देना। खनिज क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विकास, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और विशेष रूप से अत्याधुनिक अन्वेषण प्रौद्योगिकी लगाने के लिए निम्नलिखित के माध्यम से संरचनात्मक सुधार किए जाएंगे। तो कुल जो पहला सेक्टर है खनिज क्षेत्र में निजी निवेश को लेकर के बढ़ावा देने के लिए, इसमें कुल 3 बातों का प्रावधान किया गया। पहला, खनिज क्षेत्र में निर्बाध मिश्रित खोज खनन उत्पादन व्यवस्था शुरू की जाएगी। मिश्रित खोज खनन का मतलब क्या, PPP मॉडल पे सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर इस सेक्टर में काम करेंगे और मिश्रित योजना के आधार पर खनन उत्पादन व्यवस्था को शुरू किया जाना है। दूसरा क्या है, मुफ्त एवं पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से 500 खनन खंडों की पेशकश की जाएगी। मतलब 500 खनन खंडों की पेशकश की जाएगी जिसको निर्बाध नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से मुफ्त और पारदर्शी तरीके से आवंटित किया जाना है। तीसरा क्या है, एल्यूमिनियम उद्योग की प्रतिस्पर्धिता बढ़ाने के लिए बॉक्साइड और कोयला खनिज खंडों की संयुक्त नीलामी की जाएगी ताकि एल्यूमिनियम उद्योग को बिजली की लागत में कमी लाने में सहायता प्राप्त हो। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड हो, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड हो बॉक्साइड है, बॉक्साइड के निष्कर्षण से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है और निष्कर्षण के लिए ईंधन की जरूरत पड़ेगी। तो जो तीसरा भी प्रावधान किया गया वो एल्यूमिनियम को लेकर किया गया और उसमें यह किया गया कि बॉक्साइड और कोयले दोनों की नीलामी एक साथ की जाएगी ताकि जो एल्यूमिनियम उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उन कंपनियों को बिजली लागत में
कमी करने का एक मौका मिले। तो इस प्रकार जो पहला प्रावधान था खनिज क्षेत्र में, वो खनिज क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने को लेकर के था। और इसमें प्रावधान पहला किया गया कि खनिज क्षेत्र के निष्कर्षण में मिश्रित योजना को लागू किया जाएगा और मिश्रित योजना के तहत खोज खनन उत्पादन व्यवस्था को लागू किया जाएगा। दूसरा क्या था कि मुफ्त और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से 500 खनिज खंडों का आवंटन किया जाना है। और तीसरा क्या था कि एल्यूमिनियम उत्पादक संघों, एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनियों को बॉक्साइट और कोयले दोनों का नीलामी एक साथ की जाएगी, ताकि वह अपने बिजली लागत में आने वाले खर्चे में कमी को कर सकें। तो पहला जो सुधार किया गया, वो सुधार किया गया खनिज क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए। अब निजी निवेश को बढ़ाने को लेकर के कुछ नीतिगत उपाय भी किए गए हैं। वो क्या किए गए हम देखते हैं। तो खनिज जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो है खनिज क्षेत्र में नीतिगत सुधार। तो उस नीतिगत सुधार में क्या किया गया, खनन पट्टों के हस्तांतरण तथा इस्तेमाल से अधिक बचे खनिजों की बिक्री की मंजूरी देने के लिए कैप्टिव और नॉन कैप्टिव खदानों के बीच के अंतर को समाप्त किया जाएगा। इससे खनन और उत्पादन में बेहतर दक्षता सुनिश्चित होगी। साथ ही खनन मंत्रालय विभिन्न खनिजों के लिए एक खनिज सूचकांक विस्तृत करने की प्रक्रिया में है। खनन पट्टे प्रदान करते समय देय स्टाम्प शुल्क को तर्कसंगत बनाया जाएगा। तो इस प्रकार खनिज क्षेत्र में जो नीतिगत सुधार किया गया उसमें कुल 3 बातें की गई। पहला यह किया गया कि खनन पट्टों के हस्तांतरण के बाद जो बचे हुए खनिजें हैं उनके बिक्री के लिए कैप्टिव और नॉन कैप्टिव जो खाद्यान्न है के बीच का अंतर को समाप्त किया जाएगा। और अंतर को समाप्त करने के बाद इनका उत्पादन और खनन को बेहतर दक्षता के साथ सुनिश्चित की जाएगी। दूसरा क्या किया गया कि खान मंत्रालय विभिन्न खनिजों के लिए एक सूचकांक जारी करेगा। उसके आधार पे उस पर उत्खनन और निष्कर्षण की प्रक्रिया को संचालित करेगा। तीसरी बात क्या किया गया कि खनन पट्टे प्रदान करते समय जो देय स्टाम्प शुल्क है उसको खनन पट्टे लेने वालों के लिए तर्कसंगत बनाया जाएगा। अब हम देखते हैं अपना तीसरा सेक्टर जो हमारा है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र के विषय में कुल 2 प्रावधान किए गए हैं जिनको हम देखेंगे। रक्षा क्षेत्र को कैसे जो है देश के लिए खोला जाएगा, निजी कंपनियों के लिए खोला जाएगा, उसको लेकर क्या प्रावधान के इसमें बात करेंगे। तो इसमें उसको लेकर कुछ 2 बातें की गई हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा। पहली जो बात है वो है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए आपको मेक इन इंडिया को प्रमोट करना पड़ेगा। मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के साथ साथ मेक इन इंडिया के प्रावधानों को यहाँ लागू करना पड़ेगा। इसको लेकर के बात की गई। तो रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लेकर के कुल 2 प्रकार की बातें की गई हैं। पहली बात की गई है कि मेक इन इंडिया को बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात की गई है कि जो आयुध निर्माण बोर्ड है उसको कंपनी के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए जो पहला प्रावधान किया गया वो किया गया कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में वस्तुओं के निर्माण पर बल देने को लेकर के भारत सरकार द्वारा संचालित की गई थी। यह मुख्यतः निर्माण क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन इसका एक मूलभूत उद्देश्य यह भी है कि वह देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा दे। तो उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और निर्माण क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने को लेकर के 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। तो अगर आप ऐसे सोचिए कि रक्षा क्षेत्र में अगर आत्मनिर्भरता बढ़ाना है, वहां मेक इन इंडिया को लागू करना, तो हमें क्या करना होगा? पहला हमें करना होगा कि जो भी चीज रक्षा क्षेत्र में हमें जरूरत है, जो भी चीज हम आयात कर रहे हैं, उनका हम पहले सूची बनाएं। सूची बनाने के बाद आयात किए जाने वाले चीजों को हम प्रतिबंधित करें, उन पर प्रतिबंध लगाएं, आयात को रोकें। जो चीजें आयातित हो चुकी हैं उनका हम स्वदेशीकरण करें, और जो चीजें हमें जरूरत है आयात के बाद हम नहीं अभी मंगा पाए उनका हम अपने यहाँ प्रोडक्शन करें। तो यही काम यहाँ भी चरणवाइज किए गए हैं सरकार के द्वारा, और इसी को लेकर के नीतियां बनाई गई हैं। तो हम लोग जैसा सोचते हैं, आप एक यूपीएससी के स्टूडेंट के रूप में जैसा सोचते हैं, सरकार के लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। तो क्या किया गया? मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए रक्षा क्षेत्र में किया गया, पहला बात किया गया कि वर्षवार समय सीमा के साथ आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए हथियारों या प्लेटफार्मों की एक सूची को अधिसूचित किया जाएगा। मैंने कहा कि जो ला रहे हैं यहाँ पहले उसकी सूची बनाइए कि हम क्या क्या विदेश से ला रहे हैं। तो क्या क्या विदेश से ला रहे हैं उन पे प्रतिबंध लगाने के लिए पहले उनकी सूची बनाई जाए। सूची हमने बना लिया। तो दूसरा अब क्या किया कि जो आयातित चीजें हैं उन पर हमने प्रतिबंध लगाया, लेकिन जो पहले से आयात हो चुके हैं उनके लिए क्या किया गया? तो जो पहले से आयातित पुर्जे हैं उनका स्वदेशीकरण किया जाना है। तीसरी, घरेलू पूंजी खरीद के लिए अलग से बजट का प्रावधान भी किया जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो रक्षा क्षेत्र हैं उसमें आयात का बिल
कम होगा और आयात के बिल कम होने से रक्षा का जो बजट है वो कहीं ना कहीं स्वदेशीकरण को प्रमोट करने के लिए हमें बढ़ाएगा, आगे कदम बढ़ाने के सहयोग प्रदान करेगा। दूसरा क्या किया गया कि आयुध बोर्ड का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कंपनी बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? कंपनी बनाया जाएगा और बाद में इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा। तो पहले आयुध बोर्ड को कंपनी बनाया जाएगा और फिर इसको क्या किया जाएगा? एक शेयर बाजार के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। इस प्रकार आयुध बोर्ड के कारपोरेटरीकरण के माध्यम से आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेहिता और दक्षता में सुधार लाया जाएगा। तो हमने देखा रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दो काम किए जाएंगे। पहला, उसमें मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जाएगा। दूसरा, उसमें क्या किया जाएगा? जो आयुध बोर्ड है उसको एक कंपनी के रूप में गठित किया जाएगा और कंपनी के गठित करने से वहां कंपनी रेगुलेशन होगा, कंपनी एक्ट वहां लागू होगा और उसमें पारदर्शिता, दक्षता में उसमें सुधार आएगी। दूसरा क्या किया गया कि अब हमने तो आत्मनिर्भरता को लेकर के अपने पहल कर लिया है, प्लान बना लिया है, लेकिन इन प्लानों के लिए एक नीतिगत उपाय भी सुझाए गए हैं। उन नीतिगत उपायों के तहत दो प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। तो जो दूसरा पक्ष है रक्षा क्षेत्र में प्रावधान का वो है कि रक्षा क्षेत्र में रक्षा उत्पादन में नीतिगत उपाय किए गए हैं। नीतिगत उपाय के तहत दो प्रकार के प्रावधान किए गए। पहला, स्वचालित मार्ग से, ध्यान रखिएगा, स्वचालित मार्ग से, ऑटोमेटेड रूट, स्वचालित मार्ग के जरिए रक्षा विनिर्माण, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। स्वचालित मार्ग के जरिए रक्षा विनिर्माण में FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को जो पहले 49% था उसको बढ़ाकर कितना किया जाएगा? 74%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात। स्वचालित मार्ग के जरिए रक्षा विनिर्माण में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 49% के वर्तमान सीमा से बढ़ाकर कितना करना है? 74% करना है। दूसरा क्या करना है कि रक्षा खरीद प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी स्थापित किया जाएगा जो रक्षा खरीद से संबंधित निर्णयों को लेगा और त्वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया को संचालित करेगा। इससे रक्षा क्षेत्र में खरीद के लिए जो विलंब होता है, उस विलंब से जो आर्थिक नुकसान होता है, जो संबंधों में तलखी आती है या जो रक्षा क्षेत्र में विसंगतियों को पैदा करता है, इस प्रावधान के तहत वो चीजें दूर करने में हमें फायदा मिलेगा। अभी हम देखें, यहाँ हमने 2-3 शब्दों का इस्तेमाल किया है, स्वचालित मार्ग और FDI। FDI क्या होता है? विदेश से निवेश प्राप्त करने के लिए आपके पास 3 माध्यम है। पहला FII, दूसरा FDI, तीसरा यूरो इशू। FII में आप क्या करते हैं कि आप किसी कंपनी में सीधे इन्वेस्ट ना करके या कोई कंपनी स्थापित ना करके शेयर मार्केट के तहत विभिन्न प्रकार के युक्तियों में पैसा लगाते हैं। तो जब कोई विदेशी कंपनी या जब कोई फॉरेनर या विदेशी उद्योगपति दूसरे देश में शेयर बाजार के माध्यम से पैसा इनडायरेक्टली लगाता है तो उसको FII बोलते हैं। दूसरा, जब कोई विदेशी निवेशक किसी दूसरे देश में वहां की कंपनी का अधिग्रहण करके या वहां की कंपनी का विलय करके या वहां डायरेक्ट कंपनी स्थापित करके इस प्रकार से विदेशी निवेश करता है तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मतलब प्रत्यक्ष निवेश कर रहा है, वो दिख रहा है, उसका पैसा कंपनी लगाया उसने अपने पैसे से। जैसे वॉलमार्ट ने भी बाजार खोला, कंपनी लगाया अपने पैसे से, या कंपनी का अधिग्रहण कर लिया अपने पैसे से, या कंपनी में कुछ अपना वो हिस्सेदारी रख लिया। तो इस प्रकार का जो निवेश किया जाता है उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में 2 तरीके से किया जाता है, स्वचालित मार्ग से, एक FIPB यानी कि विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के माध्यम से। स्वचालित मार्ग के तहत जो FDI किया जाता है उसमें केवल RBI से अनुमति ली जाती है और स्वचालित मार्ग से किया जाने वाला जो निवेश है वो मैक्सिमम 100 यानी कि 100% से कम FDI को स्वचालित मार्ग के तहत हम लेते हैं या स्वचालित मार्ग के तहत उसको अनुमोदित किया जाता है। और स्वचालित मार्ग के तहत FDI के लिए सिर्फ RBI से अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के माध्यम से आपको FDI कराने के लिए RBI के साथ साथ विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड FIPB से भी अनुमति लेनी पड़ती है। तो जब केवल RBI से अनुमति लेनी पड़े स्वचालित मार्ग, जब RBI प्लस FIPB दोनों से अनुमति लेने पड़े तो वो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से किया गया निवेश। तो इस प्रकार हमने देखा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए या रक्षा क्षेत्र में प्रावधान 2 तरीके से किए गए हैं। पहला, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है जिसमें मेक इन इंडिया को प्रमोट किया गया है। दूसरा, हमने देखा कुछ नीतिगत उपाय भी किए गए हैं जिसमें FDI को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 74% कर दिया गया है। और रक्षा खरीद प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट
यूनिट का स्थापित किया जाना भी प्रावधानित किया गया है। देखते हैं अपने चौथे सेक्टर जो है नागरिक उड्डयन क्षेत्र। तो नागरिक उड्डयन क्षेत्र के तहत कुल 3 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। पहला है नागरिक उड्डयन के लिए कुशल एयर स्पेस प्रबंधन। भारत कुल अपने एयर स्पेस का 60% इस्तेमाल करता है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए 100% करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो नागरिक उड्डयन के लिए कुशल एयर स्पेस प्रबंधन, इसके तहत जो है वो प्रावधान ये किया गया है कि उड़ान सेवा की लागत को और कम करने हेतु कुल 1000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज जारी किया गया है। इससे हवाई क्षेत्र का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित होगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि अभी तक 60% का उपयोग हम करते हैं हवाई क्षेत्र का पूरे। दूसरा, ईंधन उपयोग या समय में कमी आएगी, क्योंकि जब मैक्सिमम क्षेत्र हमारे पास कवर करेंगे तो मैक्सिमम क्षेत्र कवर करने के लिए हमें ईंधन उपयोग और समय में भी बचत आएगी। तीसरा, इसका सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव भी पड़ेगा। तो दूसरा क्या है, भारतीय हवाई क्षेत्र उपयोग पर प्रतिबंधों को कम किया जाएगा। तो जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र है उससे जो 3 प्रावधान किए गए हैं, जो उसमें पहला प्रावधान क्या है, नागरिक उड्डयन के लिए कुशल एयर स्पेस प्रबंधन। इसको लेकर के बात ये की गई है कि उड़ान की सेवा के लागत को कम करने के लिए कुल और उसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए कुल 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस 1000 करोड़ रुपए के प्रावधान से भारत के जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र है उसका एरिया बढ़ेगा, इससे उसकी दक्षता बढ़ेगी, समय की कमी आएगी, उपयोग उसका बढ़ेगा और सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव भी निकल के आने की पूरी संभावनाएं हैं। दूसरा बात क्या है उसमें किया गया कि भारतीय हवाई क्षेत्र में जो प्रतिबंध हैं उन प्रतिबंधों को भी लचीला बनाया जाएगा, उन प्रतिबंधों को भी कम करने का प्रावधान इसके तहत किया गया है। दूसरा क्या है कि पीपीपी के माध्यम से अधिक विश्वस्तरीय हवाई अड्डे। हमने पीपीपी बताया था क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। हम देखेंगे पीपीपी के माध्यम से अधिक विश्वस्तरीय हवाई अड्डे बनाने का जो प्रावधान उसको लेकर के पहले ही हम 2 चरणों में कुल 12 हवाई अड्डों को पीपीपी के तहत निजीकरण को हम दे चुके हैं, राष्ट्रीय निजीकरण के लिए उसको हम दे चुके हैं। अब तीसरे चरण के तहत पीपीपी के आधार पर परिचालन और रखरखाव हेतु तीसरे चरण में 6 और हवाई अड्डों की नीलामी की जानी है। इसके अतिरिक्त जो हमने पहले से दिया है, पहले 2 चरणों में कुल 12 हवाई अड्डों की नीलामी किया है, उनके द्वारा निजी कंपनियों के माध्यम से कुल 13,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश हमारे पास आने की उम्मीद है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में जो तीसरा प्रावधान किया गया वो किया गया कि विमान के रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार, MRO, रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए भारत एक वैश्विक केंद्र बनेगा। तो जीर्णोद्धार के लिए अगर भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाना है तो यहाँ भी पीपीपी मॉडल के आधार पर केंद्र और निजी सेक्टर को एक साथ मिलकर काम करना होगा। इन्हीं को लेकर के कुछ बातें यहाँ की जाएंगी, उसके लिए कुछ ग्रांट जारी किया जाएगा, उसको हम यहाँ देखते हैं क्या है। तो विमान के रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार MRO के लिए भारत एक वैश्विक केंद्र बनेगा। इसके लिए जो प्रावधान किया गया वो यह किया गया है कि इस हेतु जो टैक्स प्रणाली है उसको तर्कसंगत बनाया जाएगा। दूसरा, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट रिपेयर और रखरखाव पर खर्च 3 वर्षों में 800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए हो जाएगा। तीसरा क्या है, बड़े दायरे की अर्थव्यवस्थाओं को बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र और सिविल MRO के बीच मेल स्थापित किया जाएगा। इससे विमानों के रखरखाव की लागत में कमी आएगी और विमानन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए या भारतीय अर्थव्यवस्था विमानन क्षेत्र के परिदृश्य से विश्व में एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा। तो इस प्रकार MRO क्षेत्र में सिविल MRO और निजी क्षेत्र दोनों को साथ लाकर के काम करने का प्रावधान इसमें किया गया है और इसमें 800 करोड़ रुपए को बढ़ा और ग्रांट जारी करके जो कुल 2000 करोड़ रुपए का किया जाना है और तर्कसंगत बनाया जाना है टैक्स को लेकर के। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में लेकर के क्या प्रावधान किए गए हैं, इसको लेकर के पहले, दूसरे, तीसरे क्लास में हमने देखा था कि तीनों किस्त में भी कुछ थोड़े थोड़े प्रावधान डिस्काम कंपनियों को लेकर किया गया है। डिस्काम कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो बिजली वितरण से संबंधित होती हैं। तो बिजली वितरण से संबंधित कंपनियों को क्या बोलते हैं, डिस्काम कंपनियों। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र के डिस्काम कंपनियों को लेकर के कुल 2 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। पहला जो प्रावधान है वो टैरिफ संबंधी नीति सुधार को लेकर के है। उसमें क्या बात की गई है उसको हम देखते हैं। तो टैरिफ संबंधी जो नीति का सुधार है उसमें कुल 3 प्रकार के प्रावधान किए गए। पहला उपभोक्ताओं के अधिकार को लेकर के, दूसरा उद्योग क्षेत्र के को लेकर के और तीसरा किया गया है क्षेत्र की स्थिरता को प्रदान करने के लेकर के। तो उपभोक्ताओं को लेकर के जो अधिकार की बात की गई है उसमें क्या कहा गया है, पहली बात जो की गई है वो क्या गया है कि डिस्काम की विफलताओं के कारण उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं पड़ेगा। अर्थात प्रदेश सरकार
किसानों या किसी भी तबके को बिजली की दर में जो भी सब्सिडी देती है उसका भार उन उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है जो ईमानदारी से बिजली का बिल भरते हैं, क्योंकि बिजली की दर तय करते समय उस सब्सिडी को बिजली की लागत में जोड़ दिया जाता है। लेकिन अब इस जो प्रावधान है इसमें संशोधन किया गया है और अब ये कहा गया है कि अब सब्सिडी वाली राशि को बिजली लागत में कंपनियां नहीं जोड़ पाएंगी, जिससे बिजली की लागत जो है वो कम हो जाएगी। अर्थात इसमें जो प्रावधान है वो किया गया है कि किसी भी प्रदेश सरकार को किसान या किसी को भी अगर बिजली सब्सिडी देनी है तो वह सीधे उपभोक्ता के खाते में उस रकम को जमा करेगा। बिजली वितरण कंपनियों को बिजली देने के बदले पूरा भुगतान किया जाएगा। तो जो बिजली से संबंधित जो पहला प्रावधान है कि टैरिफ संबंधी नीतिगत प्रावधान, इसमें जो पहला है उपभोक्ताओं के अधिकार को लेकर के, उसमें यह बात की गई है कि जो डिस्काम की विफलताओं के कारण उपभोक्ताओं पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। अर्थात पहले जो बिजली वितरण कंपनियां थी वो दी जाने वाली सब्सिडी को बिजली के उत्पादन की लागत में जोड़ देती थी, जिससे बिजली के उत्पादन की लागत बढ़ जाती थी, बिजली की लागत बढ़ जाती थी और उसका जो प्रभाव है वो ऐसे उपभोक्ताओं पे पड़ता था जो ईमानदारी से अपना टैक्स भी जमा करते थे। लेकिन अब उसमें प्रावधान किया गया, अब ये कहा गया कि जो बिजली वितरण कंपनियां हैं वो सब्सिडी की लागत को, सब्सिडी के खर्च को विद्युत के लागत में नहीं जोड़ सकती हैं। इसके बदले सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के द्वारा जो प्रावधान किया गया वो यह किया गया है कि अब कोई भी प्रदेश सरकार अपने किसी भी किसान या किसी को भी अगर बिजली की सब्सिडी देना चाहती है तो वह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उन्हें नगद हस्तांतरण करे और वो है बिजली वितरण कंपनियों को पूरा पैसा पेड करेंगे। तो बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी अब इस प्रकार नहीं दी जाएगी। अब सब्सिडी के रूप में पैसा जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में उपभोक्ता को जो उसका हकदार होगा उसको दिया जाएगा और वह पूरा पैसा बिजली कंपनियों को ट्रांसफर करेगा। इस प्रकार क्रॉस सब्सिडी पे रोक लगाई जाएगी। सब्सिडी का अर्थ क्या होता है? सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था, किसी भी व्यवसाय को दिया जाने वाला जो आर्थिक लाभ है उसी को आप सब्सिडी कहते हैं। सब्सिडी दो प्रकार से दी जाती है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से का मतलब क्या है? डायरेक्ट आप नकदी प्रदान कर दो उसको, वो प्रत्यक्ष सब्सिडी कहलाता है। अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या होता है? गैर नकदीकरण सब्सिडी, मतलब जहां सब्सिडी नकदी के रूप में ना देकर के किसी प्रकार के कर में कमी कर दीजिए, टैक्स में कमी कर दीजिए या सिंचाई के रूप में कुछ प्रावधान कर दीजिए। तो इस प्रकार जो गैर नकदी सब्सिडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष सब्सिडी। क्रॉस सब्सिडी का मतलब होता है कि सब्सिडी का बोझ सरकार उन उपभोक्ताओं पर डालती है जो सक्षम होते हैं पेड करने के लिए। जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर है, उसको जो उज्ज्वला योजना के तहत है या जो सब्सिडी वाले लोग हैं उनको 600 रुपये में दिया जाता है और जो सक्षम लोग हैं उनको 800 रुपये में दिया जाता है और उस जो सिलेंडर का रेट है वो 800 रुपया है। लेकिन एक वर्ग को दिया जा रहा है 600 रुपये, एक वर्ग को दिया जा रहा है 800 रुपये। तो वो जो 200 रुपया है वो 200 रुपया उस सक्षम वर्ग से लिया जाता है। मतलब एक के आधार पर दूसरे को सब्सिडी का भुगतान करना क्रॉस सब्सिडी के रूप में कहा जाता है। इसको जब हम अर्थव्यवस्था में आएंगे, आगे सब्सिडी वाला पूरा पोर्शन पढ़ेंगे, WTO के नाम्स पढ़ेंगे, भारत सरकार के सब्सिडी के पॉलिसीज पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इतना कुल समझिए। तो इस प्रकार टैरिफ में जो सुधार किया गया, पहला क्या किया गया? क्रॉस सब्सिडी को हटाया गया और इस प्रकार उपभोक्ताओं के अधिकार को सुरक्षित किया गया और कंपनियां, जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, अपनी अक्षमता का बोझ उपभोक्ताओं पे नहीं डाल पाएंगी। दूसरा क्या प्रावधान किया गया टैरिफ को लेकर के? उसमें किया गया डिस्काम के लिए संबंध सेवा और जुर्माना के मानक को भी निर्धारित किया गया। इसके तहत प्रावधान किया गया कि अब लोड शिफ्टिंग या बिजली कटौती के पहले उपभोक्ताओं को बताना होगा। ऐसा नहीं करने पर बिजली वितरण कंपनियों पर पेनाल्टी लगेगी। अर्थात डिस्काम को उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली सुनिश्चित कराना पड़ेगा। अभी तक आप देखते हैं, अभी तक होता आया है कि बिल नहीं जमा हुआ है, कोई असुविधा हुई तो आए, घर में बैठे हैं हम लोग, आए बिजली काट के चले गए, किसी को पता भी नहीं चला। तो इस प्रकार अब डिस्काम के लिए संबंध सेवा और जुर्माने का मानक भी निर्धारित किया गया। मतलब अगर आपको लोड सेटिंग करना है, बिजली में कटौती करनी है तो आप उपभोक्ताओं को उसकी प्राथमिक रूप से जानकारी देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगाया जाएगा। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली मिलती रहे। दूसरा, उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी उद्योग क्षेत्र से संबंधित जो बिजली प्रावधान में कुछ किया गया। पहला क्या किया गया है कि क्रॉस सब्सिडी में सुधारवादी कटौती किया गया है, जो भी हम आगे डिस्कस कर चुके थे। क्रॉस सब्सिडी को हम अच्छे रूप से डिस्कस करेंगे अपने अगले
लेक्चर जो कॉन्सेप्ट से संबंधित होगा। दूसरा क्या है, स्पष्ट अभिगमन के लिए संबंध अनुदान। स्पष्ट अभिगमन के लिए समयबद्ध अनुदान मतलब यह है, पहला क्या गया कि क्रॉस सब्सिडी को सुधारवादी कटौती की गई है। दूसरा क्या किया गया है कि बिजली वितरण कंपनियों के द्वारा और उद्योगों के बीच संतुलन को बनाए रखने के लिए समयबद्ध अनुदान का प्रक्रिया को भी लागू किया जाना है। तीसरा क्या है, उत्पादन, तीसरा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि उत्पादन और संचरण परियोजना डेवलपरों को प्रतिस्पर्धी रूप से चुना जाएगा। तीसरा क्या है, उत्पादन और संचरण परियोजना डेवलपरों को प्रतिस्पर्धी रूप से चुना जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके अंतर्गत उद्योगों के लिए ओपन एक्सेस की व्यवस्था की जाएगी। ओपन एक्सेस का मतलब होता है 1 मेगावाट से अधिक बिजली की खपत करने वाला कोई भी उपभोक्ता अपनी मर्जी से डिस्कॉम से बिजली खरीद सकेगा। तो जो तीसरा प्रावधान है वो महत्वपूर्ण है उद्योगों को लेकर के। उसमें यह कहा गया है कि उत्पादन और संचरण परियोजना डेवलपर को प्रतिस्पर्धी रूप से चुना जाएगा और इसके अंतर्गत उद्योगों को, उद्योग संचालकों को, उद्योग मालिकों को ओपन एक्सेस दिया जाएगा कि जो भी उद्योग संचालित करने वाले लोग हैं, जो भी उद्योग है जहां 1 मेगावाट क्षमता से अधिक बिजली का उपभोग होता है, वह स्वच्छंद होंगे कि अपनी मर्जी से डिस्कॉम को चुन सकें। इससे क्या होगा, डिस्कॉम कंपनियों के बीच एक प्रतिस्पर्धा पैदा होगा और इस प्रतिस्पर्धा से जो उनका रेट है उसमें फ्लक्चुएशन होगा और एक दक्षता उनकी बढ़ेगी और इस प्रतिस्पर्धा का फायदा उद्योग जगत से संबंधित कंपनियों को मिलेगा और वह अपने मर्जी के अनुसार से 24 घंटा उचित वोल्टेज देने वाले कंपनियों और अच्छे रेट देने वाले कंपनियों से बिजली लेने में स्वतंत्र होंगे। तीसरा, क्षेत्र की स्थिरता को लेकर बात की गई है। अभी हमने बोला कि कैसे स्थिरता कैसे आएगी कि आप डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी दीजिए। तो पहला जो प्रावधान किया गया वो ये किया गया कि सब्सिडी हेतु डीबीटी का उपयोग किया जाएगा और दूसरा, अब घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेंगे। प्रीपेड का मतलब होता है पहले से भुगतान करिए फिर सेवा लीजिए, भुगतान पहले सेवा बाद में। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, प्रीपेड मोबाइल होता है, पहले आप भुगतान करिए फिर उसको आप उपभोग करिए। तो देश के सभी बिजली उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट मीटर लगेगा। घर पर कोई भी बिजली रीडर नहीं जाएगा। मोबाइल सेवा की तरह बिजली मीटर रिचार्ज कराने की सुविधा होगी। इस हेतु कोई भी अतिरिक्त चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि आजकल जितने भी नए नए फ्लैट, जितने नए नए कॉलोनियाँ बन रही हैं, उसमें घरों में एक छोटा सा आप देखेंगे 1 बाई या 2 बाई 2 का एक छोटा सा मीटर लगा होता है जिसमें 1 से लेके 10 तक डिजिट रखे होते हैं। आप वहाँ ये चेक कर सकते हैं कि आप कितनी बिजली खपत कर रहे हैं, आप वहाँ ये चेक कर सकते हैं कि कितना आपका लोड है और आप वहाँ ये चेक कर सकते हैं कि कितना पैसा आपका बचा हुआ है और उस पैसे में आप कितनी बिजली खर्च कर पाएंगे। तो इस प्रकार जो स्मार्ट मीटर लगेगा वहाँ सबसे अच्छा सुविधा ये है कि जितनी बिजली आपको खर्च करना है उतना भुगतान करिए, बिजली खर्च करिए। इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, बिजली विभाग में जाने की जरूरत नहीं। एकदम आसान सी प्रक्रिया है कि ऑनलाइन आप जाकर के उसका रिचार्ज कर सकते हैं या रिचार्ज करने के लिए अधिकृत जो कंपनी है, रिचार्ज करने के लिए अधिकृत जो ऑपरेटर है, उसके पास जाकर के आप इसका रिचार्ज करा सकते हैं। आप जितने का रिचार्ज कराएंगे उतने का बिजली का भुगतान करेंगे और उतना ही आप बिजली का उपयोग भी कर सकेंगे। तो स्मार्ट मीटर एक प्रकार से आधुनिकीकरण है बिजली विभाग के क्षेत्र में और इससे उपभोक्ताओं के साथ साथ बिजली वितरण कंपनियों को भी फायदा होगा। कि उपभोक्ताओं को जहां फायदा ये होगा कि यहाँ पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, वहीं बिजली वितरण कंपनियों को ये फायदा होगा कि ऑपरेटरों को घर घर भेजना और उनसे होने वाली असुविधा, उन पे होने वाले अतिरिक्त खर्चों से हमें क्या होगा, उनको बचत होगी और उस बचत का उपयोग वो अतिरिक्त निवेश के रूप में कर सकेंगे अपनी दक्षता को बढ़ाने को लेकर के। हमने देखा कि बिजली जो वितरण कंपनियां हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनको लेकर 2 प्रावधान किए गए थे। पहले प्रावधान के तहत जो था वो टैरिफ को संबंधित कुछ प्रावधान किए गए थे। उसमें पहला था उपभोक्ताओं को लेकर के किया गया था, जिसमें कहा गया था डिस्कॉम कंपनियां अपनी क्षमता का जो जवाबदेहिता है, जिम्मेदारी है, उसका भुगतान उपभोक्ता नहीं करेगा। अब क्रॉस सब्सिडाइजेशन को रोका जाएगा और जो सब्सिडी की लागत है वो कंपनियां अपने बिजली उत्पादन लागत में नहीं जोड़ पाएंगी और सरकारों को निर्देश दिया गया, प्रदेश सरकारों को, कि वह अगर लाभ देना चाहते हैं, सब्सिडी देना चाहते हैं तो डायरेक्ट जो है उपभोक्ताओं के खातों में पैसा को ट्रांसफर करें, नकदी को ट्रांसफर करें और वह उस नकदी को लेकर के पूरा का पूरा बिजली का भुगतान बिजली कंपनियों को करेंगे। दूसरा क्या कहा, हम देखा कि उद्योग क्षेत्र को लेकर के भी बात की गई। उसमें कहा गया, पहला बात यह की गई कि क्रॉस सब्सिडाइजेशन को रोका जाएगा। दूसरी बात यह की गई कि सुगमता से कंपनियों और उद्योगों के बीच में संचालन बना रहे, उसको लेकर के अनुदान सहायता भी दी जाएगी।
तीसरी जो बात की गई, जो सबसे महत्वपूर्ण थी, वो बात ये की गई कि जो ये उद्योग सेक्टर हैं, इनको ओपन एक्सेस दिया जाएगा, अर्थात 1 मेगावाट से अधिक क्षमता का उपयोग करने वाले उद्योग सेक्टर स्वतंत्र होंगे कि वह अपनी मर्जी के हिसाब से अपने ऑपरेटर को चुन सकेंगे। तीसरा हमने देखा कि जो तीसरा प्रावधान था टैरिफ को लेकर के, वो था कि क्षेत्रीय क्षेत्र को, इस क्षेत्र को अस्थिरता कैसे प्रदान की जाएगी। तो पहला हमने देखा कि सब्सिडी को आप डीबीटी करिए। दूसरा हमने देखा कि स्मार्ट मीटर लगाया जाना है, स्मार्ट मीटर प्रीपेड के आधार पर चार्ज होगा और उसमें इस तरीके के प्रावधान किए गए। इन तीनों प्रावधानों से होगा क्या, इन तीनों प्रावधानों का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर 24 घंटे क्वालिटी बिजली मिलेगी। क्वालिटी बिजली का मतलब होता है कि बिना वोल्टेज के फ्लक्चुएशन के एक समान वोल्टेज पे 24 घंटे बिजली का मिलना, ये उपभोक्ताओं का अधिकार भी है। अब हम देखते हैं कि बिजली सेक्टर में जो दूसरा बात की गई, वह की गई यूनियन टेरिटरी को लेकर के। यूनियन टेरिटरी के डिस्कॉम कंपनियों को लेकर के जो प्रावधान किया गया, उसमें यह किया गया कि केंद्र शासित प्रदेशों में जो बिजली का वितरण है वो निजीकरण किया जाएगा उसका, अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली विभागों या उपादेयताओं का निजीकरण किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और वितरण के परिचालन में और वित्तीय दक्षता में सुधार भी आएगा। आप देखेंगे गुजरात में मैं गया था घूमने, तो अहमदाबाद का जो सेक्टर है, वहाँ जो मीटर लगे हुए हैं वहाँ टाटा के लगे हुए हैं और आप भुगतान करिए, उपयोग करिए। तो ये सारी सुविधाएं बहुत अच्छी तरीके से हैं। स्मार्ट मीटर का होना बहुत अच्छा है। और दूसरा ये है कि जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन का भी सुदृढ़ीकरण किया जाना भी एक पहल है, एक अच्छी पहल है, जिससे बिजली वितरण कंपनियों अर्थात डिस्कॉम को उभारने में, डिस्कॉम को घाटे से निकालने में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और इसका फायदा उद्योग जगत के साथ साथ आम जनता को भी होगा। और ऊर्जा, खासकर बिजली, पृथ्वी अर्थव्यवस्था के विकास को चलाने की, अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने का सबसे बड़ा संबल होता है, सबसे बड़ा प्राथमिकता का क्षेत्र होता है। अगला जो सेक्टर है वह है अंतरिक्ष क्षेत्र। अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने को लेकर के क्या प्रावधान किए गए, इसकी चर्चा यहाँ हम करेंगे। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में गतिविधियों को निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। इसको लेकर के कुछ बातें की गई हैं। पहला किया गया कि इसरो द्वारा विकसित आधारभूत ढांचे के इस्तेमाल की अनुमति अब निजी क्षेत्र को दी जाएगी। अभी तक निजी क्षेत्र को इसरो द्वारा जो विकसित आधारभूत ढांचा था उसका इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं प्रदान थी, लेकिन अब इसरो को इस बात की अनुमति है, या इसरो इस बात को अनुमति प्रदान करता है कि वह अपने विकसित आधारभूत ढांचे को निजी क्षेत्रों के लिए भी प्रदान करेगा। दूसरा क्या है, निजी कंपनियों को आशा के अनुरूप अनुकूल नीति और नियामक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा जो प्रावधान है वो क्या गया है कि निजी क्षेत्रों के लिए भविष्य की परियोजनाओं जैसे ग्रहों की खोज करना, अंतरिक्ष यात्रा करना के लिए भी विकास का मार्ग खुलेगा। तीसरा ये है, अगला है अंतरिक्ष पर्यटन के साथ ही सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए इसरो का डाटा उपलब्ध कराने का फैसला किया है और इस हेतु लिबरल जियो स्पेटियल डेटा पॉलिसी को भी बनाया जाना है। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो भूकंप, सूखा, इन चक्रवात, इन सब को लेकर के आंकड़े जारी करती हैं। इन आंकड़ों को जारी करने के लिए उन्हें डेटा की उपलब्धता होती है, डेटा की आवश्यकता होती है, और उचित डेटा ना मिलने के कारण इन क्षेत्रों में हम बहुत पिछड़ जाते हैं। उचित डेटा ना मिलने के कारण इनका उचित जो है मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं और आपदाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो जियो स्पेटियल डेटा पॉलिसी बनाए जाने से इसरो के जो डाटा हैं वो वहाँ तक निजी क्षेत्रों की पहुँच होगी, और इससे ये सेक्टर जो सूखा, चक्रवात या इन ऐसी आपदाओं से संबंधित डाटा एकत्रित करते हैं और डाटा को उपलब्ध कराते हैं, इनको बहुत आसानी होगी और इससे इस क्षेत्र की दक्षता बढ़ेगी और हम आपदाओं को भी सीमित करने में सक्षम होंगे। तो इस प्रकार अंतरिक्ष क्षेत्र में गतिविधियों के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए। पहला क्या किया गया कि इसरो के द्वारा बनाए गए ढांचे निजी क्षेत्र के लिए भी उपलब्ध होंगे। निजी क्षेत्र के लिए अनुकूल और पर्यावरणीय हिफाजती नीतियां बनाई जाएंगी। निजी क्षेत्र को भविष्य की परियोजनाएं जैसे अंतरिक्ष में पर्यटन, ग्रहों की खोज करना, अंतरिक्ष यात्रा करना, इन सब को लेकर के भी वहाँ उनको लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। अगली जो बात है वो किया गया कि इसरो का डाटा निजी क्षेत्र की कंपनियां, ऐसी कंपनियां जो आपदाओं से संबंधित, चक्रवातों से संबंधित, उल्कापिंडों से संबंधित डेटा जनरेट करती हैं, उनको उस डेटा की उपलब्धता वहाँ तक सुनिश्चित हो पाएगी। अगला हम देखेंगे परमाणु ऊर्जा संबंधी प्रावधान कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने को लेकर के निजी क्षेत्र को किस प्रकार प्रावधानित किया गया, इसकी बात करेंगे। तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो बेसिक प्रावधान किए गए हैं वो कुल 3 प्रकार के किए गए हैं। पहला,
कैंसर या मानव जनित रोगों के लिए उपचार को लेकर के रेडियो आइसोटोप्स को विकसित करने को लेकर के कुछ बात की गई है। दूसरा, इसी प्रकार फलों और सब्जियों को बचाने के लिए भी कुछ रेडिएशन की बात की गई है। और तीसरा, इस सेक्टर में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की बात की गई है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। परमाणु ऊर्जा संबंधी जो प्रावधान है उसमें पहला यह है कि कैंसर और अन्य बीमारियों के लिए सस्ता उपचार प्रदान करने और मानवता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा आइसोटोप जो है वो किसी भी एटम्स का अप्रूव होता है कि उत्पादन के लिए पीपीपी, ये ध्यान देने वाली बात है कि मोड में अनुसंधान रिएक्टर की स्थापना की जाएगी। तो चिकित्सीय आइसोटोप के उत्पादन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से अनुसंधान रिएक्टर की स्थापना किया जाएगा और ऐसे अनुसंधान रिएक्टर कैंसर और अन्य बीमारियों के लिए सस्ता उपचार उपलब्ध कराएंगे और इस सस्ते उपचार से मानव कल्याण को एक संबल प्राप्त होगा। आप जानते हैं कैंसर जैसी बीमारियों को उपचार के जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, वो इतने महंगे हैं कि एक आदमी वहाँ तक पहुँच सुनिश्चित अपनी नहीं कर पाता। फिलहाल सरकार के द्वारा कैंसर से संबंधित जो किट्स हैं, कैंसर संबंधित जो दवाइयाँ हैं, उनको लेकर के एक रेगुलेशन जारी किया गया है और उस रेगुलेशन के आधार पे बहुत हद तक कैंसर के जो महंगे ट्रीटमेंट थे वो एक आम आदमी के दायरे में आ सके हैं। लेकिन अभी बहुत से ऐसे किट्स हैं जो अभी भी महंगे हैं, जहां हमारी पहुंच सुनिश्चित नहीं है, जिनको हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है, इसलिए उनकी पहुंच हम वहां तक नहीं कर पाते, इसलिए हमारे लिए महंगे हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे क्षेत्र कैंसर के क्षेत्र में हैं जहाँ तक अभी हम रिसर्च ही नहीं कर पाए हैं। तो इन सारे क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा जब हम चिकित्सा आइसोटोप को लेकर के अनुसंधान रिएक्टर को लगाएंगे और भारत इस सेक्टर में आत्मनिर्भर होगा। तो यह सेक्टर विश्व के लिए भारत को एक बड़ा बाजार प्रोवाइड करवाएगा, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता और अधिक सुदृढ़ होगी। इसी प्रकार फलों और सब्जियों को बड़े पैमाने पर संरक्षण प्रदान करने हेतु अधिक से अधिक परमाणु रेडिएशन तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा। परमाणु रेडिएशन एक तकनीक है जिसके माध्यम से फलों और सब्जियों को बहुत अधिक समय तक संरक्षित किया जाता है। और फलों और सब्जियों को अगर अधिक समय तक संरक्षित करने के लिए हम परमाणु रेडिएशन तकनीकों का विकास कर लिए तो भारत में इतना अन्न और खाद्यान्न उत्पादन होता है कि अगर उनको हम सड़ने से बचा लें तो अगली कई पीढ़ियों तक हम अपने राष्ट्र को खिला सकेंगे और साथ ही विश्व के जितने भूखे राष्ट्र हैं उनमें हम खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करा सकेंगे और ये हमारे लिए बहुत बड़े परिवर्तन का क्षेत्र होगा। तो इस प्रकार फलों और सब्जियों को बड़े पैमाने पर संरक्षण प्रदान करने हेतु भी अधिक से अधिक परमाणु रेडिएशन को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। तीसरा जो इसमें बात की गई है वो कहा गया कि भारत के सुदृढ़ स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को परमाणु क्षेत्र से जोड़ा जाएगा और इसे प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान सुविधाएं और तकनीकी उद्यमियों के बीच तालमेल को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास सह उसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। तो स्टार्टअप को इस क्षेत्र में प्रमोट करने के लिए, स्टार्टअप को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए इंक्यूबेशन सेंटरों की भी स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि परमाणु ऊर्जा संबंधी जो 3 प्रावधान किए गए उसमें पहला यह किया गया कैंसर और अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर के, वहाँ क्रांतिकारी परिवर्तन करने को लेकर के चिकित्सीय अनुसंधान रिएक्टरों की स्थापना किया जाना है जो चिकित्सीय आइसोटोप्स का निर्माण करेंगे। दूसरा, फलों और सब्जियों को अधिक समय तक संरक्षित रखने के लिए परमाणु रेडिएशन तकनीकों का विकास किया जाना है। और तीसरा, इस क्षेत्र में स्टार्टअप कंपनियों को जोड़ने के लिए इंक्यूबेशन सेंटरों का भी स्थापना किया जाना है। लास्ट और बात यह है कि जो 8वां सेक्टर है वो सामाजिक अवसंरचना का क्षेत्र है। सामाजिक अवसंरचना के क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ प्रावधान हैं, उनको क्या किया गया है, ये सेक्टर हम आगे बहुत अच्छे डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल यहाँ फैक्ट वाला पोर्शन देखते हैं। सामाजिक अवसंरचना क्या होती है, उसके क्या मूलभूत मानदंड हैं, क्या क्या आवश्यकता है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी केवल हम ये देखेंगे कि चौथे किस्त में वित्त मंत्रालय के द्वारा फैक्ट के रूप में इसमें क्या बातें की गई। तो इसमें कहा गया संशोधित व्यवहार्यता अंतराल, BGF इसको बोलते हैं। BGF की चर्चा अगले सेक्टर में करेंगे। BGF वायबिलिटी गैप फंड की, इस वायबिलिटी गैप फंड की हम चर्चा करेंगे अपनी इकोनॉमी वाले अगले या कॉन्सेप्ट वाले सेक्टर में। अभी आप ये जानिए कि संशोधित व्यवहार्यता अंतर यानी कि वायबिलिटी गैप फंड वित्त पोषण योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और इसको लेकर के कुल 81,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके तहत केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, वैधानिक संस्थाओं द्वारा परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना है।
तो जो सामाजिक अवसंरचना क्षेत्र है उसमें वायबिलिटी गैप फंड के माध्यम से निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने को लेकर के कुल 81,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और इसका संचालन केंद्रीय संस्थाओं, राज्य संस्थाओं और वैधानिक संस्थाओं के माध्यम से परियोजना का संचालन किया जाना है। तो इस प्रकार आज हमने अपनी जो है चौथी क्लास देख लिया, आत्मनिर्भर भारत का चौथा क्लास देखा और उसमें हमने देखा कि सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने किन किन योजनाओं पर बात की। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा दो पहलुओं पर बात की गई, दो घोषणाएं की गई। पहली घोषणा जो थी वो नीतिगत उपायों को लेकर के थी, दूसरी घोषणा में कुछ प्रावधान किए गए थे। नीतिगत उपाय में क्या किया गया, 4 प्रकार के नीतिगत उपाय बताए गए आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने को लेकर के। पहला ये कहा गया कि सचिव स्तर के अधिकारियों के समूहों को मिलाकर एक गठन किया जाएगा, जिसके माध्यम से निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, निवेश के जो योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। दूसरी बात जो की गई वो कहा गया कि जो निवेश परियोजनाएं हैं उनको तैयार करने के लिए निवेशकों और केंद्र राज्य सरकारों के बीच समन्वय को स्थापित करने को लेकर के एक परियोजना इकाई हर मंत्रालय में बनाई जाएगी और इस परियोजना इकाई का जो कार्य होगा वो कार्य होगा कि योजनाएं बनाना, निवेश की योजनाओं को बनाना और निवेशकों तथा सरकार या राज्यों के बीच में समन्वय को स्थापित करना। दूसरा हुआ कि जब इतनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई तो निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्यों के स्तर पर प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ाते हुए एक प्रतिस्पर्धी वातावरण या प्रतिस्पर्धा आधारित रैंकिंग जारी किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा और उसके आधार पर ही निवेश के लिए निवेशकों को वहाँ जो है आकर्षित करने के लिए क्षेत्र प्रदान किए जाएंगे और इस रैंकिंग में जो अग्रणी राष्ट्र होगा, जो रैंकिंग में उच्चतम स्कोर प्राप्त करने वाला प्रांत होगा या क्षेत्र होगा, उसको सरकार के द्वारा प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार कुल 4 नीतिगत उपाय आत्मनिर्भर भारत को लेकर के किए गए थे चौथी योजना में। दूसरा जो घोषणा थी वो घोषणा थी जो 8 सेक्टर हैं उनको लेकर के। तो कुल 8 सेक्टर में आप देखेंगे कोयला क्षेत्र है, खनिज क्षेत्र है, बिजली क्षेत्र है, रक्षा उत्पादन निर्माण क्षेत्र है, औद्योगिक आणविक ऊर्जा क्षेत्र है, अंतरिक्ष क्षेत्र है, सामाजिक अवसंरचना क्षेत्र है, नागरिक उड्डयन क्षेत्र है। इन 8 क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए, अपने देश की कंपनियों के लिए खोलने के लिए कुल 11 प्रकार की योजनाएं बनाई गई थी और उस 11 प्रकार की योजनाओं के माध्यम से इनको कैसे निजी सेक्टर के लिए खोला जाएगा, क्या क्या प्रावधान किया जाएगा, उसमें बात की गई थी। जैसे अभी एग्जाम्पल को हम एक देखते हैं कि जो रक्षा क्षेत्र है उसमें मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जाएगा। तो मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए हमने देखा था क्या होगा कि भाई जो पहले आयात किया जा रहा है, जितने भी हथियार, असलहे या जितने भी उपकरण हम आयात कर रहे हैं उनको प्रतिबंधित करना है। प्रतिबंधित करने के लिए पहले उनकी हम सूची बनाएं, सूची बनाए कर उनको प्रतिबंध लगाएं। लेकिन सूची बनाने से पहले जो हमारे पास आ चुकी हैं आयातित जो कल पुर्जे हैं उनका स्वदेशीकरण किया जाए और साथ ही इस क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अलग से बजट का भी प्रावधान करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने कुल 8 सेक्टरों को डिस्कस किया। अब हम कल हम देखेंगे इनकी जो 5वीं और अंतिम किस्त है कि उसमें क्या बात की गई है। और आज के जो लेक्चर है उसमें हमने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन भी थोड़ा मोड़ा किया है, जैसे FTI को एक्सप्लेन किया है, सब्सिडी को एक्सप्लेन किया है। लेकिन इन सबका एक्सप्लेनेशन जो भी 5 किस्तों में उन्होंने पैसे जारी किए गए उन क्षेत्रों को लेकर के जो बात की गई उनमें जो भी आपके इकोनॉमी के या कोई भी टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जिनको एक्सप्लेन करना है तो हम उनको अगले सेक्टर में आके अपने कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में आगे एक्सप्लेन करेंगे। आज के लेक्चर को लेकर के या पिछले किसी भी लेक्चर को लेकर के जो हमारे यूट्यूब चैनल विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ को आप देख सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो या एग्जाम को लेकर कोई भी बात करनी हो, यूपीएससी या यूपीपीसी से किसी प्रकार के तैयारी को लेकर के, कोई भी कॉन्सेप्ट को लेकर के, किसी विषय को लेकर के, तैयारी की मोड को लेकर के, स्रोत को लेकर के, किसी भी पक्ष पे आकर आपको हमसे बात करना हो तो हम आपसे मिल सकते हैं। आपको हमसे मिलने के कुछ माध्यम हैं जिनको अभी हम डिस्प्ले करेंगे, उसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उस आधार पे हम आगे आपसे बात करेंगे और संपर्क माध्यम बनाए रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप जो है बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़िए। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे बताए गए स्रोत पे आप हमसे मिल सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभरात्रि, नमस्कार। तो हमारा जो स्रोत है जहां आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कुल 3 स्रोतों के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पहला हमारा है स्रोत टेलीग्राम ID भूमि IAS। भूमि में B कैपिटल होगा, BHOOMI और IAS में पूरा कैपिटल होगा। तो भूमि IAS पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 78271888
599 पे आप इस पे व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तीसरा, आप हमारे पुराने लेक्चर को देखने के लिए या किसी प्रकार के और चीज़ों को करने के लिए आप हमें यूट्यूब पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ। आप यहाँ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आशा करते हैं कि हम आपको समझाने में सफल होंगे। मिलते हैं आगे।